नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। अयोध्या से खबर है, जहां राम चबूतरा का काम लगभग पूरा हो गया है। ये खबर मिल रही है, बलुआ पत्थरों से रामलला का चबूतरा बनाया जा रहा है और बताएं अब ये जा रहा है कि ये काम लगभग पूरा हो गया है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के चरण में प्लिंथ निर्माण का काम भी लगभग पूरा हो चुका है, तो चबूतरा निर्माण का काम अंतिम दौर पर चल रहा है। गर्भगृह स्थल के आसपास बलुआ पत्थरों से रामलला के मंदिर का ये चबूतरा बनाया जा रहा है। अब इसके ऊपर रामलला के मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला में तराश करके जो पत्थर लगाए जा रहे हैं उनका काम चलना है। राम जन्मभूमि कार्यशाला और बासी पहाड़पुर की कार्यशाला से ये पत्थर पहुंच रहे हैं और राम जन्मभूमि परिसर में इनका पहुंचना शुरू हो गया है। तो 2023 तक मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूरा करने का जो लक्ष्य है, जो ट्रस्ट ने बनाया है, उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ती हुई तस्वीरें आ गई हैं। चबूतरा निर्माण की तस्वीर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर करके बताया है और बाकी ग्राउंड पे क्या कुछ चल रहा है ये बताएंगे फोन पर हमारे मौजूद सहयोगी ऋषि। तो ऋषि, तस्वीरें तो आ गई हैं और क्या क्या चल रहा है मंदिर निर्माण को लेकर अयोध्या में, जरा बताइए। जी, आपको बता दें कि राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो लगभग यूँ कहें कि जो चौतरे का कार्य है वो लगभग पूरा हो चुका है और बस कुछ ही क्षणों में वो पूरा हो जाएगा। और जो अब इसके बाद जो कार्यशाला में पत्थर रखे गए हैं, अब उन पत्थरों का जो प्रयोग है, उन पत्थरों का प्रयोग भी कुछ ही क्षणों में पूरा करने का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। और जो बंसी पहाड़पुर से जो पत्थर आने थे, उन पत्थरों का भी आना भी अब शुरू हो गया। यूँ कहें कि 2023 तक राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वह पूरा हो जाएगा। यही वजह है कि युद्ध स्तर पर मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। रात और दिन जो है तो मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यही वजह से जो है जो चौतरे का जो कार्य है वह लगभग पूरा हो चुका है। बिल्कुल ऋषि, ये तस्वीरें भी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई हैं, ये बताते हुए कि चबूतरे का काम लगभग पूरा हो गया है। हमारे सहयोगी ऋषि यही बता रहे थे, दिन रात युद्ध स्तर पर काम चल रहा है ताकि ये तस्वीरें और क्लियर हो सके। तो इस चबूतरे के बाद के अगले स्टेप की भी बात कर ले ऋषि, तो क्या क्या चीजें रहेंगी जो आगे हम देखेंगे जिसकी तस्वीरें आ सकती हैं? जो चौतरे का जो कार्य है जब ये पूरा हो जाएगा लगभग, तो उसके बाद जो है जो पत्थर राम जन्मभूमि कार्यशाला में नक्काशी करके रखे गए हैं, उन पत्थरों को लगाने का जो कार्य है वह शुरू हो जाएगा। यूँ कहें कि अप्रैल के लास्ट में जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। अब यूँ कहें कि मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो तेजी गति के साथ होगा। अब पत्थरों की फिटिंग करने का जो कार्य है वह शुरू हो जाएगा और जो बंसी पहाड़पुर के जो पत्थर थे, अब उन पत्थरों का भी लाना शुरू हो गया है। लगातार पत्थर जो है कार्यशाला पे आ रहे हैं और पत्थरों की जो नक्काशी है वो बंसी पहाड़पुर से होकर के ही आ रहे हैं। यही वजह है कि मंदिर का जो निर्माण कार्य है वह तेज गति के साथ चल रहा है और लगभग अच्छा ऋषि, यानी ये मान के चले कि अभी जो तस्वीर हम ऊपर से देखना चाह रहे हैं तब ये दिखाई दे रही है, तब हमें लेटरल आंखों से देखने पे, मतलब जमीन से कुछ ऊपर ऊंचाई उठती हुई भी दिखाई देगी जब ये काम शुरू होगा चबूतरे के बाद? जी जरूर। अभी मैंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से बात की है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही मीडिया को एक बार फिर अंदर एंट्री करने के मौका दिया जाएगा, जिससे कि जो राम भक्तों का सपना है उनको दिखाया जा सके। क्योंकि 2023 तक से लास्ट में जो मंदिर का निर्माण कार्य है वो पूरा करने का जो निर्णय लिया गया है तो जल्द से जल्द पूरा होगा। और जो मंदिर तो ऋषि, ये माना जाए चबूतरे के बाद जब इस पर पत्थर और नक्काशी का काम शुरू होगा तो 2D एंगल से भी तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी और वो भी तस्वीरें शेयर की जाएंगी और लगातार एबीपी गंगा पर हम आपको ऐसी अपडेट देंगे। फिलहाल शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, वाराणसी से जम्मू के लिए विमान सेवा शुरू होने की खबर है। 4:05 पर रवाना हुआ है ये पहला विमान वैष्णो देवी। और देखिए, वैष्णो देवी जाने वालों के लिए आज से ये बड़ी शुरुआत हुई है। नवरात्र से पहले श्रद्धालुओं को ये बड़ा तोहफा मिला है, यानी काशी टू कटरा, एक ऐसी हवाई सेवा जिसमें काशी से ही आप माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। नवरात्र से पहले ये बड़ा तोहफा, ये बड़ी सौगात है। 1.5 घंटे के भीतर ही ये सफर तय कर लिया जाएगा। सप्ताह के 3 दिन ये हवाई सुविधा मिलेगी। वाराणसी से कटरा पहुंचने में 1 घंटे 35 मिनट का वक्त लगेगा। धर्मनगरी काशी से शुरू हुई विमान सेवा उन लोगों के लिए सौगात है, उन भक्तों के लिए, माता के भक्तों के लिए सौगात है जो समय की कमी के कारण मां वैष्णो के दर्शन नहीं कर पाते थे। इस विमान सेवा के जरिए ये साफ हो गया है कि अब आने वाले समय में ये विमान सेवा
लोगों को न सिर्फ माता के दर्शन कराएगी बल्कि लोगों के समय को भी बचाएगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो देखिए, ये खबर इसलिए भी अहम है, शिव शक्ति की आराधना करने वाले लोगों के लिए ये एक संपूर्ण दर्शन अभियान होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शरीर से इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो ये दोनों सफर तय कर पाएं, तो उन लोगों को एक सहूलियत होगी, उनके भावनाओं को एक सहारा मिलेगा कि अगर भगवान शिव के दर्शन वो काशी में करते हैं तो कटरा पहुंच करके वो माता वैष्णो देवी के भी दर्शन करके आशीर्वाद ले लेते हैं। तो शिव शक्ति का ये दर्शन और उसका अद्भुत समागम होगा। 3 दिन ये फ्लाइट्स अवेलेबल होंगी। 1 घंटे 35 मिनट के भीतर ये दूरी तय होगी काशी टू कटरा। आगे बढ़ते हैं। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी दफ्तर से बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों से करीब 20,000 सदस्यों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल संवाद किया है। एमएलसी के बाकी बची 27 सीटों की बात करें तो इस पर भी बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील करती नजर आई। मेरी आप सबसे विनम्र अपील होगी कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को हम भारी बहुमत से अपने अपने क्षेत्रों से विजयी बनाने में अपना योगदान दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो जीतेगा, विजयी होगा, तो वह उस क्षेत्र के विकास के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के से जुड़ी हुई समस्याओं को सदन में उठाने के साथ साथ उन समस्याओं का समाधान करने और आपके साथ एक बेहतर संवाद का एक माध्यम भी अपने अपने क्षेत्र में बन पाएगा। उन सभी क्षेत्रों के मतदाताओं को जिन्होंने हमारे 36 में से 9 यानी 25% सदस्य निर्विरोध चुन करके पहले भेज दिए हैं। 9 निर्विरोध चुन करके चले गए हैं। जो निर्विरोध चुने गए हैं, मैं वहाँ के सभी मतदाताओं को और निर्वाचित जो हमारे सदस्य हैं उनको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। देखिए, खबर है विधानसभा चुनाव के लिए जिले की सभी सीटों पर हार का सामना करने के बाद भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जिस तरीके से लगी हुई है, आजमगढ़ की बात कर रहे हैं, मऊ सीट की बात कर रहे हैं। इस पर घोषित प्रत्याशी और पूर्व विधायक अरुण कांत यादव की जीत के लिए आज बीजेपी के जिला कार्यालय पर आजमगढ़ और लालगंज के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी को झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में गोपालपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे रमेश यादव को पार्टी में शामिल कराया। रमेश यादव वर्तमान में बिलारियागंज से ब्लॉक प्रमुख हैं। उन्होंने अपने 200 प्रधान और बीडीसी समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है और इसी मौके पर मुख्य अतिथि कामेश्वर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन एमएलसी चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी अरुण कांत यादव को जीत जरूर दिलाएगी। जीत सुनिश्चित है उनकी। पार्टी परिवार में पहले भी रहा हूं। विगत कुछ वर्षों में मैं एक तरह से निर्दल प्रमुख रहा हूं और मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी में आकर के। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। देहरादून में सीबीआई की छापेमारी की खबर है। इसी रोड पर एक फ्लैट में सीबीआई ने छापा मारा है। एनएचएआई के अधिकारी के फ्लैट में ये छापेमारी की गई है। NH 74 निर्माण घोटाले के मामले में ये एक्शन लिया गया है। एनएचएआई के एक अधिकारी के फ्लैट में छापेमारी की खबर मिल रही है। इसी रोड पर उनका फ्लैट मौजूद है और वहां पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। आपको बताएं, ये मामला NH 74 निर्माण घोटाले से जुड़ा और इसी के तहत एनएचएआई के एक अधिकारी के फ्लैट पर छापेमारी की खबर मिल रही है। उनका फ्लैट है देहरादून के इसी रोड पर। वहीं सीबीआई की टीम पहुंची है और जांचने खंगालने की प्रक्रिया चल रही है। तो देखिए, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। NH 74 निर्माण घोटाले के मामले में सीबीआई ने एक्शन लिया है। एनएचएआई के एक अधिकारी के फ्लैट पर छापेमारी चल रही है। देहरादून के इसी रोड पर उनका फ्लैट मौजूद है, जहां पर सीबीआई की टीम मौजूद है और तमाम दस्तावेज को खंगालने की प्रक्रिया चल रही है। एनएचएआई के अधिकारी के फ्लैट पर छापेमारी की खबर देहरादून से। लखनऊ से खबर है, जहां सीएम ने एक नजीर पेश की, एक संदेश देने की भी कोशिश की, क्योंकि भाजपा दफ्तर जाते वक्त सीएम ने अपना काफिला रुकवाया। एम्बुलेंस को आगे बढ़ने के लिए काफिले को रुकवाया। सीएम की फ्लीट के बीच फंसी हुई थी एम्बुलेंस। सीएम ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अपने काफिले को वहीं के वहीं रुकवाया ताकि एम्बुलेंस को आगे जगह दी जा सके। एक बड़ा संदेश, जो लोग एम्बुलेंस को ध्यान में नहीं रखते हैं, ट्रैफिक रूल्स को ध्यान में नहीं रखते हैं, वहां खुद सीएम ने अपने पूरे फ्लीट को, एक साथ चलने वाली तमाम गाड़ियों को रुकवाया और साइड से एम्बुलेंस को आगे बढ़ने का मौका दिया।
देखिए भाजपा दफ्तर जाना था सीएम को और इसी बीच एम्बुलेंस के फंसे होने की जैसे ही आवाज आई, खबर आई, सीएम ने पूरे फ्लीट को साइड किया ताकि एम्बुलेंस आगे बढ़ सके। तो सीएम ने तुरंत संज्ञान लिया, एम्बुलेंस को आगे जाने के लिए फ्लीट की सभी गाड़ियों को साइड किया रुकवा करके, ताकि एम्बुलेंस पहले आगे बढ़े, तेजी से आगे बढ़े। तो एक नजीर भी है, एक संदेश भी है उन तमाम लोगों को जो जल्दबाजी अपनी समझते हैं लेकिन एम्बुलेंस को साइड नहीं देते। हालांकि ये गैर कानूनी है, सही नहीं है, ट्रैफिक रूल्स के अगेंस्ट है, आपको हमेशा एम्बुलेंस को आगे जाने देना होगा। और यही संदेश सीएम योगी ने भी दिया। और देखिए, लखनऊ में एलडीए की अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई अभी भी जारी है। आज विकास प्राधिकरण के जोन 5 में चल रही एलडीए की कार्रवाई चल रही है। आरपी इंटर कॉलेज पर कार्रवाई चल रही है और नहर रोड पर आरपी इंटर कॉलेज बना है। ओडीएस रमाशंकर मौके पर मौजूद हैं और अपनी ही देखरेख में इस कार्रवाई को करवा रहे हैं। आरपी इंटर कॉलेज की इमारत पर बुलडोजर चलती तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां नहर पर अवैध रूप से बनाई गई इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ एलडीए की कार्रवाई लगातार जारी है और हम इस समय मौजूद है जानकीपुरम विस्तार इलाके में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बार फिर से जो ये बुलडोजर है ये गरज रहा है और यहाँ पर एक अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। ये जेसीबी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के पहले ही कहा था कि सारे बुलडोजर सर्विस पर भेज दिए गए हैं और चुनाव के बाद में एक बार फिर से अवैध निर्माण पर, अपराधियों पर, माफियाओं पर ये बुलडोजर चलना शुरू होगा तो उसकी तस्वीर साफ देखी जा सकती है। इससे पहले हमने देखा था, अगर बात करें एक दिन पहले की, तो बसपा नेता के अवैध निर्माण पर। देखिए, इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है गाजियाबाद से। गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार सस्पेंड हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, देखिए गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार के सस्पेंड होने की खबर मिल रही है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, एसएसपी पवन कुमार सस्पेंड हो गए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड किया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद उनके ऊपर यह कार्रवाई हुई है और एसएसपी पवन कुमार के सस्पेंड होने की खबर गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। तो कानून व्यवस्था पर रवैया एकदम स्पष्ट है। यहां किसी भी तरीके की जो भ्रष्टाचार या आरोप ये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बाकी की डिटेल ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे देंगे। जी वीरेश। देखिए, भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दूसरा बड़ा कदम है। सोनभद्र के डीएम के बाद से गाजियाबाद के एसएसपी को सस्पेंड करना। गाजियाबाद का एसएसपी बहुत महत्वपूर्ण जिला है गाजियाबाद, और जिला गाजियाबाद का एसएसपी सबसे महत्वपूर्ण आईपीएस ऑफिसर होता है इस प्रदेश का, जिसे बनाया जाता है। और ऐसे में गाजियाबाद के एसएसपी को अनियमितता के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर, मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके आधार पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया है। पवन कुमार को सस्पेंड किया गया है, ये बड़ी खबर है जो ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से। ऐसे में लोक भवन समेत पूरे प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्ट अधिकारियों के अंदर एक खौफ का वातावरण बन गया है। मुख्यमंत्री की तलवार अब किससे गिरेगी? एबीपी गंगा ने कल ही बता दिया था कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और साथ ही साथ जिन्होंने चुनाव के दरमियान बेहतर काम नहीं किया है, आचार संहिता के दरमियान आचार संहिता का फायदा उठाते हुए पूरे लोक कल्याण की अवहेलना की है, भ्रष्टाचार में जो डूबे हुए थे उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, उन्हें हटाया जाएगा, उनके ऊपर तलवार लटक रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री का ये एक बहुत बड़ा कदम है, पवन कुमार को सस्पेंड करना। और मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ और ऐसे अधिकारी हैं जिन पर गाज गिर सकती है। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक लगातार चल रही है और ऐसे में 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। पवन कुमार को बहुत ही भरोसे के साथ बनाया गया था एसएसपी गाजियाबाद में। एक बार फिर दोहरा दूं कि जो गाजियाबाद का एसएसपी होता है, ब्यूरोक्रेसी में, आईपीएस लॉबी में उसकी बहुत पकड़ होती है। मूल रूप से राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं पवन कुमार, 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और जो उनके ऊपर मुख्यमंत्री ने लिया है फैसला, वो बहुत ही ब्यूरोक्रेसी को हिला देने वाला फैसला है। और एसएसपी अमित पाठक की जगह पर गाजियाबाद के एसएसपी बनाए गए थे पवन कुमार। जो मुरादाबाद के एसएसपी थे, पवन कुमार को
बनाया गया था अमित पाठक की जगह पर। 2009 बैच के राजस्थान के रहने वाले हैं और ऐसे में जो भरोसा मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर किया था, इस पूरे मामले को लेकर जो निराश किया है पवन कुमार ने, इसलिए मुख्यमंत्री को ये सख्त कदम उठाना पड़ा है। और आपको बता दूं कि इस प्रदेश के 75 जिलों के जो डीएम एसएसपी सावधान हो जाएं। आज एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री लेने जा रहे हैं जो 9 बजे होगी मुख्यमंत्री आवास पर। कानून व्यवस्था की समीक्षा होगी और इसमें भी मुख्यमंत्री की का जो तलवार है वो किसी न किसी पर जरूर गिरेगा। भ्रष्ट जो अधिकारी हैं वो सचेत हो जाएं। आज की बहुत बड़ी बैठक जो होने वाली है उस पर उन पर जांच गिर सकती है कुछ लोगों पर। मैं आपको बताऊं कि जो ड्यूटी में फेल्योर हुए हैं, क्राइम कंट्रोल में फेल्योर हुए हैं, एसीएस होम अवनीश अवस्थी के हवाले से खबर है कि क्राइम के कंट्रोल में फेल साबित हुए हैं। क्राइम के कंट्रोल में यानी कानून व्यवस्था को लेकर फेल साबित हुए हैं। साथ ही साथ ड्यूटी में लापरवाही का उनके ऊपर आरोप है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार का आरोप है। तो 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी पवन कुमार जो अच्छे जिलों में इसी सरकार में रह चुके हैं, मुरादाबाद एसएसपी थे, मुरादाबाद से उनको गाजियाबाद भेजा गया। अमित पाठक जैसा जो ईमानदार जी वीरेश, देखिए जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा जवाबदेही भी होती है और अगर आप पैमाने पर खरे ना उतरे तो फिर एक्शन लिया जाता है। यही नजीर पेश करती है, एक बड़ी खबर है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इसकी डिटेल दे रहे थे। शुक्रिया वीरेश।